नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब जुबानी जंग और धारदार होती जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस जहां सिंधिया को गद्दार कह रही है तो बीजेपी पर वार कर रही है, तो वहीं सिंधिया कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को गद्दार करार दे रहे हैं। इस सबके बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के बहाने कांग्रेस के हाथ को साफ करने की अपील की है। तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस महासचिव उपचुनाव में कांग्रेस की प्रचार करने आई तो कांग्रेस की चुनावी लुटिया डूबना तय है। कुल मिलाकर एक बात तो है कि चुनावी जो जुबानी जंग है वो शुरू हो गई है और उसी पर आज चर्चा करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ बनेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे उपचुनाव के ऐलान का समय नजदीक आ रहा है, नेताओं की जुबान भी धारदार होने लगी है। अपने विरोधियों पर निशाना साधने के लिए नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर जुबानी वार पलटवार कर रहे हैं। शनिवार को सीएम शिवराज ने कई राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा और कोरोना के बहाने हाथ को साफ कर देने की ही अपील कर डाली। अपने ट्वीट में सीएम ने कहा, मेरे प्रिय दोस्तों, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक समेत देश भर में कई जगह चुनाव होने वाले हैं। हमें कोरोना काल को देखते हुए चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पूरा ध्यान रखना है। हाथ पूरी तरह सैनिटाइज कर साफ कर देना है। बता रहे और मुझे कहते नालायक है, मामा नालायक है। अरे बाहर नालायक हो तुम, कैसे माफी का कहकर पलट जाओ? तुम नालायक, तुम लायक नहीं, तुम लायक है नालायक। और कैसे कैसे खेल किए। जब मैं दोबारा मुख्यमंत्री बना, मैंने फाइल पलटी तो पता चला 2018 के फसल बीमा योजना के 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के खा गए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, जमा ही नहीं किया। वहीं कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को उपचुनाव में प्रचार के लिए उतारने की खबरों के बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने करारा वार किया और कहा कि प्रियंका गांधी जहां जहां कांग्रेस का प्रचार करने जाती है, कांग्रेस जरूर चुनाव हारती है। जहाँ जहाँ संत मठाकों जाए वाली है, प्रियंका गांधी आए, स्वागत है, मध्य प्रदेश है हमारा। लेकिन इतिहास ये कहता है कि जहाँ जहाँ जिम्मेदारी उन्हें मिली, अमेठी की जिम्मेदारी थी उन पर, राहुल बाबा हार गए। उन पर उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी थी, शून्यता की ओर ले गई कांग्रेस को। तो होता है ये कभी कभी। वहीं शनिवार को देवास में चुनाव प्रचार करने पहुंची बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ही अंदाज में कांग्रेस पर वार किया और कमलनाथ के साथ साथ दिग्विजय सिंह को गद्दार करार दिया। वो कमल की सरकार जिसने कहा था, याद है ना, 10 दिन के अंदर सारे किसानों का ऋण माफ होगा, और अगर 10 दिन के अंदर माफ नहीं हुआ मुख्यमंत्री का परिवर्तन होगा। 10 दिन हो गए, 10 महीने हो गए, एक किसान का ऋण माफ नहीं हुआ। ये किसानों के विरुद्ध वादा खिलाफी नहीं, ये दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी का किसानों के विरुद्ध गद्दारी है, गद्दारी। अभी उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी पार्टियों में जुबानी जंग की शुरुआत हो गई है। ऐसे में तय है कि आने वाले दिनों में ये जंग कम होने के बजाय और तेज ही होगी, जहां जीत हासिल करने के लिए सियासी लड़ाई के साथ साथ जुबानी जंग देखने को मिलेगी। टीम न्यूज़ स्टेट। तो उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी तैयारी कर चुकी हैं। अब तैयारी करने के साथ साथ चुनावी प्रचार भी हो रहा है और प्रचार के साथ साथ जुबानी जंग भी अब छिड़ गई ही है। चाहे बात बीजेपी की करें या कांग्रेस की, दोनों ही पार्टियां जुबानी जंग अब एक दूसरे पर कर रही हैं। वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। शिव अनुराग पटेरिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, गोविंद मालू जी बीजेपी नेता हैं, भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस नेता हैं और ग्वालियर से हमारे संवाददाता हमारे साथ दुर्गेश जुड़ गए हैं। सबसे पहले गोविंद मालू जी, आप ही के पास आना चाहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। 2017 में गुजरात इलेक्शन जब हुए थे तब आप इस बात को कहते थे कि हाथ को हम पूरी तरीके से साफ कर देंगे। उस वक्त तो आपका एजेंडा काम नहीं आया। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं, किस तरीके से अभी आगे काम करेगा, क्या लगता है आपको? एजेंडा काम क्यों नहीं आया? वो देश में कांग्रेस के जो हालात हैं वो आपसे हमसे किसी से छिपे नहीं है। सब कुछ सामने है, सब कुछ विजिबल है, दिख रहा है।
कहां पर किस स्थिति में कांग्रेस चली गई है। मध्य प्रदेश में भी अभी चुनाव में, उपचुनाव में जो कांग्रेस के हालात होंगे वो हम और आप सब देखेंगे और इसी जगह डिबेट पर बहस करेंगे कि कांग्रेस की वादा खिलाफी, जनता के साथ उनकी गैर जवाबदेही, उनकी जनता के साथ में धोखाधड़ी, उनके जनता के साथ में गद्दारी, ये सब जब जनता जाकर वोट डालेगी तो उसको याद आएंगे वो वचन जो कांग्रेस ने दिए थे, जो आसमानी सुल्तानी वादे किए थे, वो आसमानी तो अलग, सुल्तानी में खो गए। इसलिए अब जनता उनको सबक सिखाएगी। ये तय है, ये चुनाव स्लेट पर लिखा हुआ इबारत है कि कर्ज माफी से लेकर, बेरोजगारी भत्ते से लेकर, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह की ऋण माफी से लेकर के, बच्चों को लैपटॉप देने से लेकर के, मृतकों के अंतिम संस्कार से लेकर के, जितने भी वादे थे वो कांग्रेस ने पूरे नहीं किए। 5 रुपए डीजल पेट्रोल में कम करने के बजाय बढ़ा दिए। ऐसे कई सारे वचन पत्र में जो आसमानी सुल्तानी शेख चिल्ली के सपने दिखाए गए थे जनता को, अब वो इनको दिखाएगी चारों कोने चित करके सपने। ठीक है, हमारे संवाददाता भी दुर्गेश बने हुए हमारे साथ। दुर्गेश, क्या ऐसा नहीं लगता जुबानी जंग अब इतनी हावी हो गई है कि असल मुद्दे कहीं गुम हो गए हैं? अक्सर होता है गुंजन। देखिए, हम देखते हैं जब भी चुनाव आते हैं, चाहे वो 2018 के हैं, 2013 को हों या फिर लोकसभा चुनाव हैं, चुनाव का दौर जैसे जैसे नज़दीक आता है, जैसे जैसे तारीख नज़दीक आती है और दोनों ही पार्टियां, जो भी राजनीतिक दल होते हैं, वो एक दूसरे पर जुबानी वार करते हैं। जुबानी जंग एक तरीके से छिड़ जाती है और एक दूसरे के खिलाफ जब बयान दिए जाते हैं तो बहुत कई बार हमने बयान ऐसे देखे हैं जो मर्यादाओं को भी तार तार कर देते हैं। फिर चाहे वो किसी के भी खिलाफ दिए गए बयान है, ये मध्य प्रदेश का एक है या फिर देश का राजनीतिक इतिहास गवाह है। तो हमने देखा था कि 2018 में भी जिस तरीके से बयानों का दौर चला था, फिर चाहे वो सिंधिया के खिलाफ हो, चाहे कमलनाथ के खिलाफ हो, चाहे शिवराज जी के खिलाफ हो, तमाम बयानों में हमने देखा था कि किस तरीके से एक दूसरे की पार्टियां एक दूसरे पर बयानों की बौछार करती हैं। और स्वाभाविक है कि देखिए, मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं ये आर पार की लड़ाई वाले हैं। बीजेपी के लिए हो या कांग्रेस के लिए हो, दोनों ही के लिए ये उपचुनाव बेहद अहम होते हैं, क्योंकि इसके बाद जो परिणाम आएंगे वो आने वाले 3 साल बाद जो विधानसभा चुनाव होंगे उसकी भी पटकथा अभी के विधानसभा चुनाव से लिखी जा सकती है। तो स्वाभाविक है कि इस चुनाव में कोई भी हो एक दूसरे को किसी भी कोने से या किसी भी पहलू से छोड़ना नहीं चाहता है, फिर चाहे वो बयानों के जरिए हो, सोशल मीडिया के जरिए हो, मैदानी इलाकों में भाषण देने के जरिए हो या फिर ट्वीट के जरिए हो। तो स्वाभाविक है, कल जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट आया है वो स्वाभाविक है कि एक तीर से 2 निशाने शिवराज जी ने किए हैं। एक तो उन्होंने कोरोना काल में हाथ साफ करने की सलाह दी है और दूसरी जो कांग्रेस के खिलाफ एक तरीके से बयान दिया है। तो स्वाभाविक है, ये बात सभी लोग समझते हैं कि ये जो ट्वीट है वो सीधे सीधे तौर पर अपील के साथ साथ कांग्रेस पर भी साफ निशाना है। तो स्वाभाविक है, इस पर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया तो होनी थी। कांग्रेस के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं इस बयान के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। कल लक्ष्मण सिंह ने भी एक ट्वीट करके कहा था कि साफ तो पहले ही कांग्रेस हो चुकी है, अब आपकी बारी है। तो स्वाभाविक है, देखिए ये चुनाव है और चुनाव का पारा जैसे जैसे चढ़ेगा, जुबानी जंग भी वैसे वैसे ही चढ़ेगी। अभी तो ये शुरुआत है। देखिए, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हुआ है। बीजेपी की तो फिर भी एक तरीके से कहा यह जा रहा है कि जो 22 के बाद जो सीटें बचती केवल उस पर ही मंथन करने की जरूरत है, यानी 5 से 6 सीटों पर ही बीजेपी के लिए मंथन करने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस के लिए ये मुश्किलों वाली घड़ी है, क्योंकि कांग्रेस को तमाम जो सीटें थी वहां पर अब नए चेहरे उतारने हैं और वो चेहरे उतारने हैं जो उनके पक्ष में वोट लेकर आए और सरकार में दिलाएं। लेकिन यहाँ पर जो मुश्किलें हैं वो कांग्रेस के लिए थोड़ी सी ज्यादा हैं गुंजन, क्योंकि यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि यदि हम विधानसभा में गणित की ओर गणित समझते हैं तो इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यदि 9 से 10 सीटें भी वो जीत के आ जाती है तो सरकार पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना लेगी। लेकिन यदि कांग्रेस के पहलू से देखी जाए तो कांग्रेस के लिए पूरी 28 के 28 सीटें जीतना ज़रूरी है, तब वो मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। यदि 7 निर्दलियों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि निर्दलियों का भी कोई भरोसा नहीं रहता, हमने देखा है किस तरीके से पल पल में बयान बदलते हैं। तो कांग्रेस ये चाहेगी कि हम पूर्ण बहुमत के साथ मैदान में वापस करें, लेकिन वो घड़ी बहुत मुश्किल है और वो मेहनत करने के लिए कांग्रेस को ज़मीनी स्तर पर अपने ऐसे प्रत्याशियों को छांटना होगा जो इन सबसे परे हों और इन सबसे बयानों से बचकर जनता से वोट लेकर आ सके। तो स्वाभाविक बात है, देखिए चुनाव है, चुनाव का पारा गर्म है और ये चुनाव किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है, क्योंकि 28 सीटों पर चुनाव होने हैं।
तो अभी तो ये शुरुआत है बिल्कुल, गुंजन, सबसे बड़ी बात आगे आगे यही है देखिए और कि भी ये इस तरह की बयान उपचुनाव नहीं, विधानसभा के चुनाव नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यही उपचुनाव तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में सत्ता पर काबिज कौन रहेगा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। शिव अनुराग पटेरिया जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। शिव अनुराग पटेरिया जी, अभी तक अगर देखें तो बीजेपी को लगातार कांग्रेस गद्दार कह रही थी। अब सिंधिया ने अपने चुनावी दौरे के दौरान कमलनाथ को गद्दार कह दिया, दिग्विजय सिंह को गद्दार कह दिया। तो क्या ऐसा नजर नहीं आता कि असल जो चुनावी मुद्दे हैं उनसे भटक रही हैं दोनों ही पार्टियां? देखिए, जब आप किसी पर आरोप लगाते हैं तो वो आरोप आपको भी झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। कहते हैं ना कि एक उंगली जब आप दिखाएंगे तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी हो जाएंगी, क्योंकि जिस शैली में आपने सिंधिया को गद्दार किया, उनके समर्थकों को गद्दार किया, उन्होंने उसी शैली में आपको भी गद्दार करार दे दिया। दरअसल बात होना चाहिए थी डेवलपमेंट की, बात होना चाहिए कोरोना से निपटने की, कोरोना को लेके हमारे प्लान्स की, चाहे कांग्रेस प्लान दे या बीजेपी प्लान दे या उनके मंत्री या प्रत्याशी प्लान दे। बात होना चाहिए शिक्षा, जो शिक्षा अवरुद्ध हो गई है। बात होना चाहिए कोरोना के कारण से बेरोजगार हुए लोगों की या अंडरपेड लोगों की या पार्शियल एम्प्लॉयड लोगों के बारे में। तो सबसे बड़ी बात है कि मुद्दे कहीं गुम होते चले जा रहे हैं और सिर्फ ये गाली गलौज तो नहीं, लेकिन गाली गलौज जैसे शब्दों का ही उपयोग किया जा रहा है। किसी को आप गद्दार कहेंगे तो वो आपको क्या कहेगा? आपको फूल की माला पहनाएगा। दरअसल मुझे लगता है शब्दों का संयम हर किसी को रखना चाहिए, अन्यथा मुद्दे उपचुनाव से बाहर हो जाएंगे। सिर्फ आपके रंग, आपके राजवंश, आपके परिवार, आप किसान हैं, आप मजदूर हैं, इस वक्त बातें होती रहेंगी। जबकि बातें तो होना चाहिए बेरोजगारी पे, परेशान है हम लोग, कोरोना की बातें होना चाहिए, शिक्षा की होना चाहिए, स्वास्थ्य की बात होना चाहिए। कोरोना अस्पताल में मरीज दम तोड़ रहे हैं, डॉक्टर्स उनको देखने नहीं जाते हैं। आज ही राजधानी की जेपी अस्पताल का एक किस्सा अखबारों में छपा है कि एक महिला ने जब मंत्री से कहा विश्वास सारंग से कि साहब हमें को मरीज को देखने कोई नहीं आता, जबकि जो डॉक्टर थे वो तो कहते सब बहुत अमनो अमान है। दिक्कत ये है बेसिक इशूज को हमें लौटना पड़ेगा। चुनाव होते रहेंगे लेकिन लोगों की ज़िंदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है राजनीतिक दलों को मेहरबानी करके बेसिक इशूज की बात करना चाहिए और कम से कम कोरोना से प्रभावित, पीड़ित और जो अनएम्प्लॉयड लोगों के बारे में जरूर बात करना चाहिए। ठीक सर। गोविंद मालू जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गोविंद मालू जी, गद्दार गद्दार कह के आप जनता के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार तो हमने बनाई थी, अब विधायक चले गए और सरकार चली गई। अब वही लाइन बीजेपी ने भी पकड़ ली है, क्या कहेंगे? गुंजन जी, भारतीय जनता पार्टी तो उसी शैली में जवाब दे रही है और इस शैली में इसलिए जवाब दे रही है, हम जनता के पक्ष में खड़े होकर जवाब दे रहे हैं। हम व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप और इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करें जिस तरह से कमलनाथ जी इतने सीनियर और सीजन्ड नेता होने के बाद नालायक शब्द का उपयोग किया उन्होंने। देखिए, ये सत्ता जाने की खीज हम पर उतारने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपने घर को नहीं संभाला, आपने अपनी सत्ता को नहीं संभाली, आपने अपने कार्यकर्ताओं को नहीं संभाला, आपने अपने प्रशासन को नहीं संभाला, आपने वो भ्रष्ट तत्वों को नहीं संभाला, उन दलालों को नहीं संभाला, उन दलालों को आसपास रखा, उसका खामियाजा आपकी सरकार को भुगतना पड़ा। और आप हम पर आरोप लगा रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी को नालायक जैसे बहुत ही घटिया शब्दों का से आप उनको संज्ञा दे रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। इसीलिए हमने कहा कि भाई हम गद्दार, आपने हमको गद्दार कहा। गद्दार तो वो लोग हैं जिन्होंने जनता से वादे नहीं निभाए, कर्ज माफी को लेकर किसानों से वादे नहीं निभाए, जो 51,000 रुपए जो आपने विवाह और निकाह योजना में देने की बात की थी वो नहीं निभाए। वो तो उसी दिन देना चाहिए उनको। उनके यहाँ पर शादी होने के बाद में तो एक संतान भी प्राप्त हो गई और उनको पैसा नहीं मिला। ऐसी सरकार, और वो कह रहे हमको टाइम पूरा नहीं मिला, हमको टाइम पूरा नहीं मिला। अरे कब तक आप वादे करके लोगों को झुठलाते रहेंगे? हम तो ये बह रहे हैं कि अब ये जवाबदेही जो आपकी थी वो आपने पूरी नहीं की, जो आपने वचन दिए थे वो आपने पूरे नहीं किए, जो आपने लोगों से वादे किए थे, जो आपने लोगों को विश्वास में लेकर उन्होंने कहा था कि हम सरकार ऐसी चलाएंगे, यदि आप अपनी जवाबदेही से पीछे हटे तो गद्दार कौन हुआ हम तो ये बता रहे हैं, हम परिभाषित कर रहे हैं उसको। हमने कभी नहीं कहा हमने इस तरह की ओछी शब्दावली, असंसदीय शब्दावली, ऐसी शब्दावली जो बहुत खींच भरी हो, ऐसी शब्दावली जो आपस में एक वैमनस्यता पैदा कर दी हो। क्या सर ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करके चुनाव को जीता जा सकता है? क्या जनता के लिए यही चीजें जरूरी है? चुनाव प्रचार लगातार बीजेपी कर रही है, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, सिंधिया भी उनके साथ में जा रहे हैं, कई जगह पर नरेंद्र सिंह तोमर भी गए, लेकिन क्या जनता इन सब बातों को समझती नहीं है? क्या ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करना सही है?
गोविंद मालू जी। देखिए, जनता समझती है, जनता बोलती नहीं है। जनता ईवीएम पर जाकर जब बटन दबाएगी तब पता लगेगा कि कैसे शब्दों का क्या परिणाम होता है। मौन क्रांति करने वाली जनता के पास कोई भाषण का मंच नहीं है, जनता के पास कोई अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। एक ही अभिव्यक्ति का माध्यम है, वो है वोट, वो है ईवीएम की मशीन, वो है वो बटन जिस पर उनको अपना मत देकर और अपनी बात कहने का अधिकार है और अपनी बात कहने की अभिव्यक्ति उनके पास है। वो इसलिए जनता चुप है और ये चुप रहना, चुप्पी उनकी, ये कांग्रेस के नेता न तो पहले समझे हैं, न आज समझे हैं, न आगे समझेंगे, क्योंकि उनको तो वही करना है जो आजादी के बाद से लगातार करते आए और इस देश को जो कहां पर था और कहां ले आए रसातल में, ऐसे लोगों को जनता फिर सबक से बाहर सिखाने के लिए कमर कस के तैयार बैठी है। और जो स्पंदन जनता की नब्ज पर जिनका हाथ है, वो समीक्षक, वो प्रेक्षक, वो राजनीतिक पत्रकार, वो जनता में जो आम जन है, जो समझदार लोग हैं, वो जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, राजनीतिक दल के लोग भी जानते हैं, उनके कार्यकर्ता भी जानते हैं कि जनता के नब्ज में क्या है और क्या खदबदा रहा है उनके मन में, क्या उमड़ घुमड़ रहा है उनके मस्तिष्क में और कैसा स्पंदन है, कैसा आक्रोश है, कैसी पीड़ा है। और इस बात को जनता निश्चित ही अभिव्यक्त करेगी और ये जितने भी उपचुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजय प्राप्त। ठीक है गोविंद मालू जी। दुर्गेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए। दुर्गेश, उपचुनाव के प्रचार में अभी तक दोनों ही पार्टियां अपनी पूरी कोशिश लगा रही हैं, पूरी तैयारियां दिखा रही हैं और पूरा दम लगा दे रही हैं। आप अगर ग्राउंड जीरो पर देखें तो कौन सी पार्टी आपको भारी पड़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि हमने कमलनाथ का रोड शो भी ग्वालियर में देखा, जहां पर लाखों की संख्या में भीड़ रही। इसके साथ साथ हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया के और मुख्यमंत्री के दौरे भी देखे, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और लोग कनेक्ट भी हुए। देखिए गुंजन, यदि तुलना करेंगे हम बीजेपी और कांग्रेस के बीच, तो तुलना में बीजेपी का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आता है, क्योंकि देखिए बीजेपी के पास कई बड़े चेहरे हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचार की कमान संभाले हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो हैं ही और स्टार प्रचारक के तौर पर वो मैदान में उतारे हैं। लेकिन यदि हम कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस ने अभी तक कोई बड़ा चेहरा मैदान में नहीं उतारा है। केवल कमलनाथ ही लगातार संपर्क कर रहे हैं, केवल कमलनाथ ही रैलियां कर रहे हैं, केवल कमलनाथ ही प्रत्याशियों पर गौर कर रहे हैं। और इसके अलावा यदि हम किसी और दूसरे बड़े चेहरे की बात करें तो अभी तक ना कांग्रेस ने प्रोजेक्ट किया है और ना कांग्रेस ने किसी स्टार प्रचारक को मैदान में उतारा है। हाँ, खबरें ज़रूर आ रही थी कि शायद संभवतः सचिन पायलट आए ग्वालियर में प्रचार प्रसार करने, या फिर प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जाए प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई तैयारी नजर नहीं आती है। तो देखिए, ये बात तो तय है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई और बड़ा चेहरा नहीं है कमलनाथ के अलावा, क्योंकि कमलनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस देख रही है। और एक बात और गुंजन गौर करने वाली है, ये पहली बार ऐसा होगा कांग्रेस की तरफ से जब कांग्रेस पहले से ये बात कह रही है कि चुनाव जीते हमारे पक्ष में सीटें आती हैं तो कमलनाथ ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। इसके पहले कभी ऐसा हमने चुनाव नहीं देखा जिसमें कांग्रेस ने पहले से डिक्लेयर कर दिया हो कि ये चेहरा हमारा मुख्यमंत्री होगा। तो ये एक और स्पष्ट बात है कि कमलनाथ के दम पर ही पूरी कांग्रेस टिकी हुई है और कमलनाथ ही पूरी प्रचार की अपनी कमान थामे हैं। लेकिन एक अकेले कमलनाथ कितनी मेहनत करेंगे ये हम सब जानते हैं और कितना कर सकते हैं। किसी न किसी एक बड़े चेहरे को तो कांग्रेस को मैदान में उतारना पड़ेगा, जो वोटों को लुभा सके, जो वहाँ के प्रत्याशियों को चयन कर सके। लेकिन यदि हम बीजेपी की बात कर लें तो देखिए, बीजेपी की अभी तो चुनाव रैलियाँ शुरू होंगी, बड़े बड़े नेता और मैदान में आ सकते हैं। संभवतः केंद्र से भी कई बड़े नेता ग्वालियर चंबल में आकर रैली करें या जनसभाएं करें। तो ये देखिए, ये मेहनत तो लगातार बीजेपी कर रही है और बीजेपी के पास चेहरे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, शिवराज सिंह चौहान है, कैलाश विजयवर्गीय है, नरेंद्र सिंह तोमर हैं जो खुद केंद्रीय मंत्री हैं। से भी चेहरे उतारने की बात सामने आई थी। ठीक है, भूपेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र गुप्ता जी, बीजेपी कह रही है अगर आप प्रियंका गांधी को चुनाव प्रचार के लिए लाएंगे तो आप चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि पहले भी अमेठी में राहुल गांधी को वो चुनाव हरवा चुके हैं। कोई तर्क आपके पास इसका? ये कोई तर्क है क्या? ये तो जो है एक बुद्धिहीनता की बात है। किसी के आने से कोई चुनाव हारते जीतते हैं। सिंधिया जी अभी घूम रहे हैं, चुनाव हार जाएंगे, उसके बाद ये तर्क सिंधिया जी से आप पूछिएगा। ये जो है, ये प्रियंका गांधी अपने निजी दौरे पर आ रही हैं, आएंगी अगर संभावना है उनकी। और हम लोग तो जनता के बीच में सीधा संवाद कर रहे हैं। आप लोग कितना भी बोलेंगे जो है भारतीय जनता पार्टी ये कर रही, वो कर रही, मरी जा रही। दुकान ये बंद है। सिंधिया के क्षेत्र में पहली बार सिंधिया मुर्दाबाद और गद्दार के नारे लग रहे हैं। ये आपके कैमरों को ये भी दिखाई पड़ना चाहिए
और ये सारी चीजें जनता के बीच में जा रही हैं। हजारों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, और इसको कितना छुपाएंगे, कितना भी ढाकेंगे तो ये ढकने वाला थोड़ी है। ये जो ताबड़तोड़ एक जो सरकार 1000 करोड़ रुपया तनख्वाह बांटने के लिए बाजार से उधार उठा रही है, वो 40-40 हजार करोड़ की नकली घोषणाएं कर रही है। तो क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है कि नीचे से जमीन खिसक चुकी है, उनका मुंह काला हो गया है, जनता देख रही है, और जनता जो है दौड़ा दौड़ा के भगा रही है लोगों को, क्षेत्र में जा नहीं पा रहे हैं। ये जो जब कैमरे तो सच्चाई देखते हैं, आपको घुमाने पड़ेंगे उस तरफ। ठीक है गोविंद मालू जी, चुनाव तो कार्यकर्ता ही जितवाएंगे ना, तो प्रियंका गांधी को लेकर गृह मंत्री का ये कहना कहां तक आपको सही नजर आता है? क्या आप इसको किस्मत से अलग से जोड़कर देख रहे हैं? तो ऐसे तो कई बीजेपी के बड़े नेता आए हैं जब बीजेपी को हार का सामना भी करना पड़ा है। देखिए गुंजन जी, उनके पास जो मटेरियल होगा वही जनता के बीच में प्रस्तुत करेंगे। प्रियंका गांधी उन्होंने खुद नहीं बता दिया, जब आप सब लोगों ने इतना उसका विश्लेषण किया कि वो आएंगी, दौरा करने आ रही हैं और हार जाएंगे उससे, तो उन्होंने खुद नहीं कह दिया अभी मेरे मित्र ने कि वो तो निजी दौरे पर आ रही हैं। देखिए, वो किसी को भी लाए, इंदिरा गांधी को ऊपर से उतार के ले आए, किसी को ले आए, ये चुनाव जीतने वाले नहीं है। प्रियंका गांधी तो पहले टेस्टेड है। हमारा ये कहना था कि उत्तर प्रदेश में जब उनको पूरी कमान दी गई उत्तर प्रदेश कांग्रेस की और उनको कैंपेन करने का कहा गया, उन्होंने राहुल गांधी को तो जिता नहीं पाई, यहाँ क्या जिताएंगी वो। और ये कल्पना की बात है कि वो इस चुनाव के बाद में कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जनता के मन में ये है कि कांग्रेस अब नहीं, अब तो भारतीय जनता पार्टी का जो राज है, जो शासन है, विकास का काम है, उसको हम फिर से मोहर लगाएंगे और इनको बता देंगे। ठीक है, आखिरी एक सवाल आपसे मेरा और भूपेंद्र गुप्ता जी से भी यही सवाल है, क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि चुनावी मुद्दे कहीं पीछे छूट गए हैं, सिर्फ भाषाई चुनाव ये रह गया है? इनके पास मुद्दे नहीं है, प्रचार क्या करेंगे? ठीक है गोविंद मालू जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, भाषाई चुनाव नहीं, ये चुनाव वो है जो दिखने वाला चुनाव है। हम जो कह रहे हैं, हमने जो किया है वो हम बता रहे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वो बता रहे हैं, और जनता को दिख रहा है। जनता की आंखों में पट्टी नहीं बंधी है, जनता अपनी 2 आंखें और बुद्धि से देख रही है और कानों से सुन भी रही है और अनुभव भी कर रही है कि उसको बच्चों को लैपटॉप मिला कि नहीं मिला। जनता सब जानती है और जनता को ही तय करना है कि आखिर उसे अपना वोट किस पार्टी को देना है। ठीक है भूपेंद्र गुप्ता जी, जल्दी से इसी सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, जनता सब देख रही है। जनता देख रही है कि इन्होंने 10 किलो आटा जो गरीब को बंटना था उसमें से 4 किलो आटा चोरी कर लिया। ये क्या, ये वादा करके आए थे क्या जनता से? इन्होंने जो है 5 करोड़ गरीब लोगों को, आदिवासियों को, जनजाति के लोगों को जो है जानवरों के जो खाने योग्य चावल सप्लाई किया, और अभी भी स्टॉक में है शिवपुरी में, जहां पर चुनाव क्षेत्र है, वहां पर स्टॉक में 43,000 क्विंटल। ये जो चोर हैं, ये जिनके मन में कोई दया नहीं है, भाव नहीं है जनता के लिए, जो जनता को जानवर समझते हैं, जो उनकी लूटखोरी में लगे हैं। आप डॉक्टरों की हालत देखिए, उनको इनने नकली पीपीई खरीद के सप्लाई की है। डॉक्टर अस्पतालों में खड़े खड़े बेहोश हो गए। ये सवाल इनसे करिए, इसका जवाब दे। ये जो इनकी 6 महीने की सरकार है, जी, गोविंद मालू जी, वार पलटवार से ज्यादा जरूरी होगा कि अगर जनता के मुद्दों पर बात की जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र गुप्ता जी, दुर्गेश आपका भी, शिव अनुराग पटेरा जी, गोविंद मालू जी आपका भी। तो लगातार जो मुद्दे हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं और सिर्फ जुबानी जंग रह जाती है, जो कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां करती हैं, और हर चुनाव में यही देखने को मिलता है, असल मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं। देखना होगा जनता का जनादेश अब किसको मिलता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।